नमस्कार दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने वैद्युतिक मापक यंत्रों के बारे में डिस्कस किया और वैद्युतिक मापक यंत्र वाले चैप्टर्स को हमने लास्ट की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, वैद्युतिक मापक यंत्र वाला जो चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल्स था वो मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से हम सेकेंड मॉड्यूल्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, सेकेंड मॉड्यूल्स के अंदर हमने आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जितनी भी मशीन है उन सब मशीनों को सेकेंड मॉड्यूल्स के अंदर रखा गया है, जिसमें आपकी पहली जो मशीन है वो है ट्रांसफार्मर। उसके बाद में हम डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। डीसी मशीन के अंदर हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में देखेंगे, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर और फिर सिंगल फेज मोटर, फिर सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर। तो ये सारी की सारी मशीन है वो आपके सेकेंड मॉड्यूल्स के अंदर रखी गई है। तो आपका जो सेकेंड मॉड्यूल्स है वो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कारण इस मॉड्यूल्स को आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है और साथ के साथ आपको नोट्स और इसका रिवीजन करते रहना है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब आज की क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर एक वैद्युतिक उपकरण होता है। ये क्या काम करता है? तो ये वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? तो ट्रांसफार्मर वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ के अंदर स्थानांतरित करता है। हमारे घरों के आसपास आपको ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर आपके 3 फेज के भी हो सकते हैं और सिंगल फेज के भी हो सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या चीज है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका परिचय देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले किसका परिचय, इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर का क्या देखेंगे अपन, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो देखिए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक स्थितिक उपकरण होता है। क्या ट्रांसफार्मर क्या होता है? आपका एक स्थितिक उपकरण होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी पार्ट्स है वो गति नहीं करता है। इस कारण ट्रांसफार्मर को अपन क्या कहते हैं, स्थितिक उपकरण कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। क्या बोलते हैं? परिणामित्र। ये भी याद रखना, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, परिणामित्र बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर या जो परिणामित्र है वो क्या करता है, आपका एक स्थितिक उपकरण होता है। एक क्या होता है आपका, स्थितिक उपकरण होता है। स्थितिक उपकरण का मतलब इसके अंदर कोई भी भाग है वो गति नहीं करता है। इस कारण ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्थितिक उपकरण कहते हैं। जैसे आपकी डीसी मशीन है, चाहे एसी मशीन है, और मशीन के अंदर जो रोटर होता है या शाफ्ट होती है वो क्या करती है, आपकी घूमती रहती है। तो उसके अंदर क्या होता है, घूर्णनशील भाग होता है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी पार्ट्स घूमता नहीं है, एक भी पार्ट्स इसके अंदर गति नहीं करता। इस कारण इस ट्रांसफार्मर को अपन क्या कहते हैं, स्थितिक उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिक उपकरण। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर है वो क्या काम करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वैद्युतिक शक्ति होती है उस वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, आपका ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अगली क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर विद्युत शक्ति को, क्या विद्युत शक्ति को, विद्युत शक्ति को एक परिपथ से, एक परिपथ से दूसरे परिपथ, दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। क्या करता है, जो विद्युत शक्ति है उसको एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, स्थानांतरित करने का काम करता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जब ये विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है तो क्या कोई वैद्युतिक राशि के मान में परिवर्तन भी करता है क्या? तो किन किन राशियों के मान में इसमें परिवर्तन होता है और किन राशियों के मान में परिवर्तन नहीं होता, वहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ट्रांसफार्मर वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है तो कौन कौन सी राशियां तो चेंज होती है और कौन कौन सी राशियां निश्चित रहती है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर
क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, किस किस का? वोल्टेज व विद्युत धारा, विद्युत धारा का मान, वोल्टेज और विद्युत धारा का मान क्या करता है आपका? परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी राशि का मान चेंज होता है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक तो वोल्टेज चेंज होता है और एक क्या होती है? चेंज होती है विद्युत धारा। अर्थात ट्रांसफार्मर है इस वोल्टेज के मान को घटा भी सकता है और वोल्टेज के मान को क्या कर सकता है? बढ़ा भी सकता है। ट्रांसफार्मर इस विद्युत धारा के मान को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और विद्युत धारा के मान में तो क्या करता है? परिवर्तन करता है। वोल्टेज और विद्युत धारा के मान को क्या करता है? ये परिवर्तित करता है। लेकिन क्या करता है? लेकिन शक्ति शक्ति तथा आवर्ती, शक्ति तथा आवर्ती का मान परिवर्तित नहीं करता। शक्ति तथा आवर्ती का मान परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बताइए किन किन राशियों के मान में चेंज कर रहा है? तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज और विद्युत धारा इन दोनों के मान में तो क्या करता है? परिवर्तन करता है, लेकिन वैद्युतिक शक्ति और जो आवर्ती है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो शक्ति और आवर्ती के मान को चेंज नहीं करता, चेंज ओनली किसको करता है? वोल्टेज और विद्युत धारा को। यहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन किन किन वैद्युतिक राशियों के मान को चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से यदि हम वोल्टेज और विद्युत धारा के मान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति और आवर्ती के मान को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अपन अगर ट्रांसफार्मर की परिभाषा कहे कि भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है? वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में तो स्थानांतरित करती है, लेकिन उसकी शक्ति और आवर्ती का मान को क्या रखती है? स्थिर। तो शक्ति और आवर्ती के मान को स्थिर रखते हुए विद्युत ऊर्जा को या विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने वाली जो युक्ति होती है वही क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफार्मर कहलाता है। चीजें समझ में आई? तो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और विद्युत धारा का मान तो चेंज करता है, लेकिन शक्ति और आवर्ती का मान चेंज नहीं करता। चीजें समझ में आई? अब ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, धारा के मान को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। वो कैसे काम करेगा वो आगे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर है वो दिखाई कैसे देता है। देखिए ये आप ये जो डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो ये क्या है? आपका ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर है आपका 3 फेज का ट्रांसफार्मर। कौन सा है? आपका 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली बुश दे रखी है ना, ये है आपके प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल, यानी यहाँ से इसको क्या की जाती है? इनपुट सप्लाई क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। लेकिन ये जो छोटी वाली बुशिंग आपको दिखाई दे रही है दूसरी तरफ, ये क्या है? इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल है। यहाँ से इसके साथ क्या किया जाता है? लोड को संयोजित किया जाता है। तो ये आपने ट्रांसफार्मर आपके घरों के पास आपने देखा होगा, तो ये क्या होता है? आपका ट्रांसफार्मर होता है। अब ये तो इसका बाहर की संरचना है कि बाहर से जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, तो वो आपके सामने है कि बाहर से जो ट्रांसफार्मर होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन अगर इस ट्रांसफार्मर की अंदर से हम संरचना देखिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है, तो उसके बारे में यदि हम जानना चाहे तो इसको अपन हटाते हैं, फिर अपन देखते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर है वो कौन कौन सी संरचना होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो बेसिक चीजें थी, इंट्रोडक्शन था, वो समझ में आया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण होता है। क्या काम करता है? विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। और क्या करता है? वोल्टेज और विद्युत धारा का मान तो चेंज करता है, लेकिन शक्ति और आवर्ती का मान चेंज नहीं करता। अब आपसे पूछा जाता है कि ये ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण। तो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ। तो आपको ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है। ठीक है, फिर अपन क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर की संरचना देखते हैं। सबसे पहले भाई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो कौन कौन सी वाइंडिंग होती है उनके बारे में देखते हैं। क्या? ट्रांसफार्मर की क्या देखते हैं अपन? संरचना। क्या? ट्रांसफार्मर की संरचना। और ट्रांसफार्मर को हिंदी में पता है ना क्या बोला मैंने? क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र बोलते हैं।
क्योंकि आपका हिंदी वर्ड भी आता है, तो वो आप याद रखना। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणामीतर। तो देखिए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना, कि ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, एक लोहे की कोर होती है जो आपके सिलिकॉन स्टील्स की बनी होती है, और उस लोहे की कोर को क्या बनाया जाता है? आपका पटलित बनाया जाता है। और उस लोहे की कोर के ऊपर क्या की जाती है? आपके दो वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसमें एक होती है आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग और एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। उन वाइंडिंग को अपन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की संरचना के अंदर बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये देखिए, आप एक पहले एक डायग्राम देखिए, फिर उस डायग्राम से आपकी चीजें समझ में आ जाएगी कि ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए आप ये चित्र आप देख पा रहे हो, ये ट्रांसफार्मर के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताया गया है कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये लेमिनेटेड कोर है, यानी कि लोहे की क्या है? आपका पटलित कोर है। वैसे ये कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। अब सिलिकॉन स्टील की ही क्यों बनाते हैं? तो वो जब हम इसके अंदर हानियां पढ़ेंगे तो इसके अंदर दो प्रकार की हानि होती है, एक होती है हिस्टैरिसीस हानि और दूसरी होती है भंवरधारा हानि। तो जो हिस्टैरिसीस हानि होती है ना, उस हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। लेकिन जो भंवर धारा हानि होती है उसके मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित बनाया जाता है। तो वो अपन देखेंगे थोड़े। तो ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर की क्या है? आपका कोर है। क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर। अब ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर देखिए यहाँ पर क्या लगा रखी है? एक वाइंडिंग लगा रखी है इधर की साइड इस वाले कोर पर, और ऐसे कैसे इस दूसरी वाली कोर पर भी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगा रखी है? वाइंडिंग लगा रखी है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग? एक वाइंडिंग तो इधर हो गई, एक वाइंडिंग इधर हो गई। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इधर वाली वाइंडिंग है उसको हमने बोला है प्राइमरी वाइंडिंग, और उधर वाली वाइंडिंग को इसने क्या बोला है? सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहेंगे उनको जान लेते हैं। तो जिस वाइंडिंग के साथ एसी सप्लाई स्रोत जुड़ा होता है, कौन से? एसी सप्लाई का सोर्स जुड़ा होता है, यानी कि जिस वाइंडिंग की सहायता से ट्रांसफार्मर को इनपुट में सप्लाई दी जाती है, वो वाइंडिंग कहलाती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी कहलाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी कौन सी वाइंडिंग है आपकी? सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी? जिसे ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग के साथ क्या जुड़ा होता है? लोड जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? लोड जुड़ा होता है। वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। चीजें समझ में आई? तो आप क्या लिखोगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है आपकी? दो वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है, जिसमें जो पहली वाइंडिंग होती है उसको हम कहते हैं प्राथमिक वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहेंगे उसको? प्राथमिक वाइंडिंग। अब जरूरी नहीं है कि मेरी जो लेफ्ट साइड है बाई तरफ है वही आपकी प्राथमिक वाइंडिंग होगी। प्राथमिक वाइंडिंग को इंग्लिश में लिखते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग। क्या लिखेंगे अपन इसको? प्राइमरी वाइंडिंग। तो देखिए प्राथमिक या प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहेंगे? तो देखिए इसने यहाँ पर इस वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? आपका सप्लाई का सोर्स जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है इसके साथ? यहाँ पर सप्लाई सोर्स जुड़ा हुआ है। इस कारण इस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग बोला है इन्होंने? प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या करोगे? जिस वाइंडिंग को क्या, जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत, सप्लाई स्रोत के साथ, सप्लाई स्रोत के साथ संयोजित, सप्लाई स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है, किया जाता है, वह प्राथमिक कुंडली, वाइंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंडली। प्राथमिक कुंडली कहलाती है। चीजें समझ में आई? तो जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ेंगे वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? आपके प्राथमिक वाइंडिंग। सेकंड नंबर पे जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग कौन सी होती है? आपकी द्वितीयक वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? आपके द्वितीयक कुंडली बोल सकते हो। क्या लिखेंगे अपन? द्वितीयक कुंडली, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए यहां से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी? ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसको लोड के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? जिसको लोड के साथ जोड़ा जाता है वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर की क्या, ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को
ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को लोड के साथ, किसके साथ, लोड के साथ संयोजित किया जाता है, लोड के साथ संयोजित किया जाता है, वह क्या कहलाती है, वह द्वितीयक कुंडली कहलाती है। क्या? द्वितीयक कुंडली कहलाती। तो बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर बताइए ये वाली वाइंडिंग है, इधर वाली वाइंडिंग, अगर इस इधर वाली वाइंडिंग को मैं इस सप्लाई स्रोत की जगह अगर लोड से जोड़ दूं तो ये वाइंडिंग अब कौन सी हो जाएगी, आपकी सेकेंडरी बन जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि इधर जो वाइंडिंग होगी वो प्राइमरी ही होगी और इधर जो वाइंडिंग होगी वो द्वितीयक होगी। प्राइमरी और द्वितीयक वाइंडिंग किसके आधार पर कह रहे हैं, तो प्राइमरी और द्वितीयक वाइंडिंग इस सप्लाई स्रोत और इधर जो लोड लगा हुआ है उसके आधार पर कह रहे हैं। अगर जिस वाइंडिंग के साथ लोड जुड़ा हुआ है उसको तो अपन सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे और जिस वाइंडिंग के साथ सप्लाई स्रोत जुड़ा हुआ है उसको अपन कौन सी वाइंडिंग कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। समझ में आई कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, इनको अपन क्या कहते हैं, उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज वाली वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या? अपन हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इन वाइंडिंग को अपन क्या कह सकते हैं, तो इन वाइंडिंग को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो पहली अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, उच्च वोल्टेज वाली वाइंडिंग। कौन सी? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। अब जो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग है ना, उसके अंदर देखिए कैसे करेंगे इनका डिसीजन। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को तो निर्धारण किसके आधार पर किया, सप्लाई स्रोत और लोड के आधार पर। सप्लाई स्रोत और लोड के आधार पर तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उनको अपन प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या को देखें, किसको देखें, फेरों की संख्या, यानी कि इसके अंदर कितने टर्न्स है। तो देखिए इधर वाली वाइंडिंग के अंदर कितने टर्न्स दे रखे हैं, तो 1 2 3 4। इधर वाली वाइंडिंग के अंदर भी कितने टर्न्स लगा रखे हैं इसने, 1 2 3 4। तो ये क्या है, इनके वाइंडिंग के अंदर क्या है, फेरों की संख्या। तो यहां पर तो इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर फेरों की संख्या क्या है, आपके समान है। इस डायग्राम के अंदर तो दोनों वाइंडिंगों के अंदर फेरों की संख्या क्या है, समान। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्या है आपकी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर यदि मैं एक फेरे की संख्या और बढ़ा दूं, एक फेरे की संख्या क्या कर दूं और बढ़ा दूं, तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या अलग अलग रखी जाती है। इन फेरों की संख्या के आधार पर उन वाइंडिंगों को अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि उच्च वोल्टेज वाली कुंडली और निम्न वोल्टेज वाली कुंडली कहा जाता है। तो देखिए उच्च वोल्टेज वाली कुंडली किसे कहेंगे, तो जिस वाइंडिंग में क्या, जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या ज्यादा होती है, जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, आपके ज्यादा होती है, उसे उसे उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता यानी कि हाई वोल्टेज कुंडली कहते हैं, हाई वोल्टेज कुंडली कहते हैं। तो देखिए हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग किसे कहेंगे, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग वो होगी जिस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, आपके ज्यादा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो जिस वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे, फेरों की संख्या ज्यादा होगी, वो वाइंडिंग क्या कहलाएगी, आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरी होती है आपकी निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। दूसरी कौन सी होती है आपकी, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग यानी कि कुंडली। इसको अपन लिखेंगे क्या, लो वोल्टेज, क्या लिखेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्या लिखेंगे इसको, लो वोल्टेज वाइंडिंग। शॉर्ट में लिखते हैं इसको एलवी वाइंडिंग से, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, एलवी वाइंडिंग। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, एच वी वाइंडिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन, एच वी वाइंडिंग। समझ में आई चीजें,
H का मतलब हाई है, V का मतलब वोल्टेज है, ये क्या है आपका वाइंडिंग। ऐसे L का मतलब लो है, V का मतलब वोल्टेज है, तो LV यानी कि लो वोल्टेज, HV यानी कि हाई वोल्टेज। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या हो जाएगी, तो जिस वाइंडिंग में क्या, जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कम होती है, जिस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है आपके, कम होती है, वह क्या कहलाती है, वह निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, वह निम्न वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है। चीजें समझ में आ गई कि आपका लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग क्या होती है। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, जिसे हम प्राथमिक वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर उन्हीं वाइंडिंगों को अपन उच्च वोल्टेज वाइंडिंग यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए चारों प्रकार के नामों में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहेंगे, हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग किसे कहते हैं और लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है ना, लो वोल्टेज वाइंडिंग, उस लो वोल्टेज वाइंडिंग का एक और नाम है। अब देखिए जिधर वोल्टेज क्या होगा आपका, कम होगा, जिधर वोल्टेज क्या होगा आपका, कम होगा, उधर करंट का मान क्या रहेगा, तो उधर करंट का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसको अपन कहेंगे उच्च करंट वाली वाइंडिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, फिर आगे अपन चल रहे हैं। अब मैंने आपको पहले प्राइमरी वाइंडिंग बताया, फिर मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग बताया, फिर मैंने बताया आपको हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर मैंने बताया लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब इस वाइंडिंग का और भी नाम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। एक होता है लो करंट वाली वाइंडिंग और एक होती है हाई करंट वाइंडिंग। क्या, एक होती है आपके क्या, लो करंट वाइंडिंग, क्या होती है आपकी, लो करंट वाइंडिंग। एक तो क्या होती है आपकी लो करंट वाइंडिंग होती है, और दूसरी क्या होती है आपकी हाई करंट वाइंडिंग होती है, दूसरी क्या होती है आपकी हाई करंट वाइंडिंग। अब लो करंट वाइंडिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर करंट का मान कम होगा। तो एसी के अंदर क्या होता है, जिस वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ज्यादा होता है उस वाइंडिंग के अंदर करंट का मान क्या होता है, कम। अब जैसे लो वोल्टेज वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज का मान कम है, तो बताइए इसके अंदर करंट का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मैं जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है इसको मैं क्या कह सकता हूं, हाई करंट वाली वाइंडिंग भी कह सकता हूं। क्या, लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग को अपन क्या कह सकते हैं, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को अपन हाई करंट वाली वाइंडिंग कह सकते हैं। ऐसे ही जो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसको मैं क्या कहूंगा, तो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग का दूसरा नाम हो जाएगा लो करंट वाइंडिंग। कौन सी हो जाएगी, लो करंट वाइंडिंग। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, घुमा फिरा के वो कैसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछना है पूछ सकता है। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है उसी को ही अपन लो करंट वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि जिस वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ज्यादा होगा उस वाइंडिंग के अंदर विद्युत धारा का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। अब विद्युत धारा कम है, वोल्टेज ज्यादा है, तो वोल्टेज ज्यादा मतलब हाई वोल्टेज, और विद्युत धारा कम मतलब लो करंट। तो जो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसी को ही अपन लो करंट वाइंडिंग कहते हैं, और जो लो करंट वाली वाइंडिंग है, सॉरी जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसी को अपन क्या कहते हैं, हाई करंट वाली वाइंडिंग होती है। तो बताइए लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी कि जिसके अंदर फेरों की संख्या कम होगी। अब ये हाई करंट का मतलब उच्च विद्युत धारा। अब बताइए हाई करंट विद्युत धारा, ज्यादा मान की विद्युत धारा ले जाने के लिए हम पतले तार लगाएंगे या मोटे तार लगाएंगे, तो ज्यादा मान की विद्युत धारा ले जाने के लिए हम मोटे तार का प्रयोग करते हैं। तो जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है उसको हम मोटे तार और कम फेरों की बनाते हैं। क्या, देखिए लो वोल्टेज की परिभाषा क्या आती है, इस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसको अपन मोटे तार और कम फेरों वाली बनाई जाती है, मोटे तार और कम फेरों वाली। तो कम फेरे हैं तो वोल्टेज कम हो गया, मोटा तार है तो वो हाई करंट को आसानी से क्या कर लेगी, कर लेगी। इस कारण ये लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है, इसको अपन मोटे तार और कम फेरों वाली बनाते हैं। लेकिन जो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है उसके अंदर करंट का मान क्या होता है, कम होता है, और कम करंट को ले जाने के लिए हम पतले तार काम में ले सकते हैं। इस कारण हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा रखी जाती है, और जो तार यूज किया जाता है वो क्या रखा जाता है, पतला लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पतला। तो पतले तार और ज्यादा फेरों वाली कौन सी वाइंडिंग होगी आपकी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग।
और मोटे तार और कम फेरो वाली कौन सी वाइंडिंग होगी आपकी? लो वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी होगी? लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो चीजें समझ में आ गई आपकी कि इन वाइंडिंगों को अपन क्या कहते हैं? तो इन वाइंडिंग को अपन हाई करंट और लो करंट वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको लिखना है क्या? क्या लिखोगे? हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग को या उच्च वोल्टेज वाली वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाली वाइंडिंग यानी कि HV वाइंडिंग। जो उच्च वोल्टेज वाली वाइंडिंग है वो उच्च वोल्टेज वाली वाइंडिंग को निम्न करंट, निम्न विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा वाली वाइंडिंग, निम्न विद्युत धारा वाली वाइंडिंग यानी कि लो करंट वाइंडिंग, लो करंट वाइंडिंग, लो करंट वाइंडिंग भी कहते हैं, लो करंट वाली वाइंडिंग भी कहते हैं। इसे इसे पतले तार, पतले तार व ज्यादा फेरो वाली, ज्यादा फेरो वाली बनाई जाती है। तो जो लो करंट वाली वाइंडिंग है उसे पतले तार और अपन क्या कराएंगे? ज्यादा फेरो वाली बनाएंगे। दूसरा क्या लिखोगे? निम्न वोल्टेज वाली वाइंडिंग, निम्न वोल्टेज वाली, निम्न वोल्टेज वाली वाइंडिंग को उच्च विद्युत धारा, उच्च विद्युत धारा वाइंडिंग, उच्च विद्युत धारा वाइंडिंग कहते हैं, उच्च विद्युत धारा वाइंडिंग कहते हैं। इसे इसे मोटे तार, मोटे तार व कम फेरो वाली, कम फेरो वाली बनाई जाती। ठीक है, ये वाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पे लिखवा दिया है कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग किसे कहेंगे, लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग किसे कहेंगे, हाई करंट वाली वाइंडिंग कौन सी होगी और लो करंट वाली वाइंडिंग कौन सी होगी, और कौन सी वाइंडिंग को अपन कौन से तार की सहायता से निर्माण करेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे क्या कर दी है? लिख दी है। फिर इसके अंदर दूसरा क्या होता है? वाइंडिंग के अलावा इसके अंदर क्या होती है? ट्रांसफार्मर के अंदर। तो वाइंडिंग के अलावा ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है? एक पटलित कोर होती है। क्या होती है? पटलित कोर। अब ये कोर होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। वैसे कोर के आधार पर भी अपन ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी आपके कितने? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं कोर के बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूं कि ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की पटलित, सिलिकॉन स्टील की पटलित यानी कि लैमिनेटेड, पटलित यानी कि लैमिनेटेड कोर का या लैमिनेटेड क्रोड, क्रोड का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन का क्यों प्रयोग करते हैं? तो स्टेरेसिस हानि, क्या? स्टेरेसिस हानि के मान को कम करने के लिए, कम करने के लिए, स्टेरेसिस हानि के मान को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? सिलिकॉन धातु का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन धातु का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है? भंवर धारा हानि का मान कम करने के लिए, भंवर धारा हानि का मान कम करने के लिए, भंवर धारा हानि का मान कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कोर को या क्रोड को पटलित बनाया जाता है। क्रोड को क्या बनाया जाता है? पटलित बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है।
तो भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए तो कोर को लेमिनेटेड यानी कि पटलित बनाते हैं, और हिस्टैरिसीस हानि का मान कम करने के लिए उस कोर में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं अपन, सिलिकॉन धातु का। इसके अलावा क्या होता है, उच्च आवृत्ति वाले, क्या उच्च आवृत्ति पर, उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो फेराइट धातु से, कौन सी से, फेराइट धातु की बनाई जाती, फेराइट धातु की बनाई जाती। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए अपन CrGO का भी क्या करते हैं, CrGO धातु का भी क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड धातु। CrGO की फुल फॉर्म क्या होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यानी कि CrGO धातु का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। CrGO की फुल फॉर्म लिख लेना, क्या, कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रांट ओरिएंटेड धातु क्या क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की कोर है उसको बनाने के लिए इसका भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर की कोर है, और इसके बारे में अपन आगे भी देखेंगे जब हम ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तब वहां पर इस कोर के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो बताइए ट्रांसफार्मर की संरचना समझ में आई कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है तथा ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, एक कोर होती है, उस कोर के ऊपर इन वाइंडिंगों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। फिर इस पूरे फ्रेम को क्या किया जाता है, एक बाहर के कवर के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक लोहे की बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाता है, और उसके अंदर ट्रांसफार्मर तेल को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो ये हो गई आपके ट्रांसफार्मर की क्या संरचना। इसके बाद में अपन देखेंगे ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली, कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। अगला क्या टॉपिक आ जाएगा आपका, तो अगला टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। तो देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगला टॉपिक है आपका क्या, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। क्या है आपका, कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग। देखिए ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के अंदर क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, हमको पता है, जिसमें एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे हम लोड के साथ जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर है वो वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का काम कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है दो वाइंडिंग, कितनी वाइंडिंग है, तो यहाँ पर एक वाइंडिंग तो इधर है आपका, और एक वाइंडिंग क्या है आपकी इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक वाइंडिंग को क्या करेंगे, विद्युत सप्लाई स्रोत के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जैसे इस वाइंडिंग को मैं वोल्टेज दूंगा, इस वाइंडिंग को वोल्टेज दूंगा, तो इस वोल्टेज के कारण इस वाइंडिंग के अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, और उस धारा प्रवाहित होने के कारण इस वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जब इसके पास रखी हुई दूसरी वाइंडिंग में से गुजरेगा, तो इस वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो ये सिद्धांत कहलाता है आपका अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। हमने चुंबक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब दो वाइंडिंग हो और एक वाइंडिंग को सप्लाई दे, और एक वाइंडिंग में सप्लाई देने से दूसरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका, सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी दो वाइंडिंग है, इसमें एक वाइंडिंग को अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, जिससे इस वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है। इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर जा रहा है, तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है। अर्थात ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ये क्या करता है, आपका काम करता है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही बात है। तो ट्रांसफार्मर है आपका क्या, ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ये, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस,
अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसे हम बोल सकते हैं सह प्रेरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर होता है आपका वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। अब कार्यप्रणाली के अंदर क्या होगा, जैसे ही इस प्राइमरी वाइंडिंग को जैसे ही मैं इस विद्युत सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ूंगा तो इस सप्लाई के कारण इस वाइंडिंग के अंदर क्या आएगी? विद्युत धारा। उस विद्युत धारा के कारण इस वाइंडिंग के अंदर क्या आएगा? चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स फाई है इस कोर के माध्यम से कहां जाएगा? इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग पर जैसे मैं लोड लगाऊंगा तो इस विद्युत वाहक बल के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। यही क्या है? आपके ट्रांसफार्मर की क्या है? कार्य प्रणाली है। तो ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के अंदर क्या लिखोगे कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को सप्लाई के साथ संयोजित करने पर उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपका? उत्पन्न होता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। अब प्राइमरी वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र जब सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र जब द्वितीयक वाइंडिंग में से गुजरता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब? जब प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगाने पर क्या? सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड संयोजित करने पर इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है। प्रवाहित होने लग जाती है। चीजें समझ में आई? तो जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग पर अपन क्या लगाएंगे? लोड लगाएंगे तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो आपको मेन है वो ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका जो 3 फेज ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है, या फिर इसी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन? सह प्रेरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सह प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर आपका सह प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसके अंदर जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स आएगा। जब प्राइमरी वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग पर जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा तो क्या होने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो ट्रांसफार्मर में क्या हुआ? तो शक्ति है वो क्या हुई? एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग के अंदर क्या हो गई? आपके ट्रांसफर हो गई। अब देखिए आप चित्र के अंदर देखिए, ट्रांसफार्मर की है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। क्या ट्रांसफार्मर की ये कौन सी वाइंडिंग है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ट्रांसफार्मर के अंदर दूसरी ये कौन सी है? सेकेंडरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से अलग अलग रहती है, एक दूसरे को टच नहीं करती, एक दूसरे से क्या रहती है? आपके पृथक रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग रहती है वो किस प्रकार से जुड़ी होती है? तो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं रहती,
एक दूसरे को ये टच नहीं करती, और जब ये एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो इस वाइंडिंग की विद्युत धारा इस वाइंडिंग में से डायरेक्ट प्रवाहित नहीं होगी। इस कारण हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग है वो एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं रहती है। जब एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं है तो किस प्रकार से जुड़ी है, तो देखिए इस वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा हुआ, फ्लक्स पैदा हुआ है। अब ये फ्लक्स इस वाइंडिंग में से होकर कहां पर गुजरा, कोर के माध्यम से कहां गया, सेकेंडरी में से। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में से वो फ्लक्स निकला और फिर कोर के माध्यम से वापस कौन सी वाइंडिंग में से गुजर गया, प्राइमरी वाइंडिंग। फिर फ्लक्स इस कोर के माध्यम से किसके अंदर गया, सेकेंडरी। तो ये दोनों वाइंडिंगों के अंदर फ्लक्स का मान क्या है, समान है। और फ्लक्स क्या है आपका, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। किस रूप से जुड़ी हुई है, चुंबकीय। किसके माध्यम से, इस फ्लक्स के माध्यम से जुड़ रही है। इस कारण हम बोल लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे से चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं रहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो वर्किंग समझ में आई आपका, इसको मैं लिखवा देता हूं आपको कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग है वो किस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की क्या, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से चुंबकीय रूप से चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, तो एक दूसरे से चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई रहती है। दूसरा क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से, किससे, वैद्युतिक रूप से जुड़ी नहीं होती, जुड़ी नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है। तो वैद्युतिक रूप से तो जुड़ी हुई नहीं रहती है, लेकिन कैसे जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ी रहती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। तो चीजें क्लियर हुई। देखिए ट्रांसफार्मर के जो सामान्य संरचना थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में किसी को समस्या, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कार्य प्रणाली है उससे रिलेटेड किसी को समस्या, यहां तक के टॉपिक सारे क्लियर है। चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए ट्रांसफार्मर की हमने कार्य प्रणाली देख ली, ट्रांसफार्मर की हमने संरचना देख ली। इसके बाद में आता है क्या, ट्रांसफार्मर की रेटिंग। क्या आती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू होती है उसको किसके अंदर मापा जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो अब क्या देखेंगे अपन, अगला टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांसफार्मर, क्या, ट्रांसफार्मर की रेटिंग। क्या, ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं केवीए में। किस में प्रदर्शित करते हैं, केवीए में। तो आप लिखोगे क्या, ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए में, केवीए में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को बताइए किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम केवीए में प्रदर्शित करते हैं। किसमें, केवीए में। केवीए का मतलब क्या हो गया, किलो, वी का मतलब हो गया वोल्ट, और ए का मतलब हो गया एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को अपन किलो वोल्ट एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं। किसके अंदर, किलो वोल्ट एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, केवीए में होती है।
अब आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों होती है? जैसे हमने देखा कि वैद्युतिक मशीन है उसकी रेटिंग तो एचपी में होती है, किस में होती है? एचपी में। फिर इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग एचपी में ना होकर केवीए में के अंदर ही है, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर के रूप में ही क्यों है? तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर है वो कोई भी पार्ट्स गति नहीं करता। आपने पढ़ा था फर्स्ट लाइन यही लिखा था कि ट्रांसफार्मर है वो एक स्थितिक उपकरण होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी भाग घूमता नहीं है। और जब कोई भाग घूम ही नहीं रहा है तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली घर्षण हानि का मान क्या होगा? कम होगा। या घर्षण हानि का मान क्या होगा? शून्य होगा। कम क्या क्या होगा? शून्य। तो ट्रांसफार्मर के अंदर घर्षण के कारण होने वाली हानि का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। इस कारण ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानि होती है वो एक तो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है और एक किसके ऊपर डिपेंड करती है? विद्युत धारा पे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली हानि वोल्टेज और विद्युत धारा पर निर्भर करती है। इस कारण इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग को अपन केवीए में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर घर्षण के कारण होने वाली हानि का मान क्या होता है? शून्य होता है। इस कारण हानि सिर्फ वोल्टेज और एम्पियर पर डिपेंड कर रही है। इस कारण ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको किस में प्रदर्शित किया जाता है? केवीए में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर क्या हो जाएगा? तो रेटिंग बराबर होता है क्या आपका? रेटेड वोल्टेज। क्या होता है आपका? रेटेड वोल्टेज गुणा क्या होता है आपका? रेटेड विद्युत धारा। गुणा क्या होती है आपकी? रेटेड विद्युत धारा। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या? ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस वाले फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आगे सोल्व होने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर होता है रेटेड वोल्टेज गुणा रेटेड विद्युत धारा। अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर यदि मैं रेटेड वोल्टेज और उसकी रेटेड विद्युत धारा उन दोनों को यदि मैं गुणा कर दूं तो मेरे को उस ट्रांसफार्मर की क्या मिल जाएगी? रेटिंग मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर होता है रेटेड वोल्टेज गुणा होती है रेटेड विद्युत धारा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि यहाँ पर है आपका 200 केवीए। क्या है? 200 केवीए। फिर इधर है आपका 11 केवी ओब्लिक है 400 वोल्ट। 11 केवी ओब्लिक कितना है आपका? 400 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का क्या है आपका? ये ट्रांसफार्मर है। ये सब ट्रांसफार्मर के ऊपर कहाँ लिखा होता है? तो ट्रांसफार्मर की डाटा प्लेट पर आपको ये चीजें लिखी हुई दिखेगी कि ये 200 केवी है, 11 ओब्लिक 400, 50 हर्ट्ज और ये इस कितने का क्या है आपका? ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो 200 केवीए, अब देखिए 200 के आगे की क्या लगा हुआ है? केवीए। और हमने अभी पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो किसमें होती है? केवीए में होती है। तो ये जो 200 के आगे लिखा हुआ है, ये 200 जो संख्या है वो किसको बताएगी? तो 200 है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को बताएगी। किसको बताएगी? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को। अब ये तो क्या है? तो ये जो मान है वो किसका है आपका? तो ये मान है ट्रांसफार्मर की रेटिंग का। किसका है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग का। किसका है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग। और मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर क्या होगा? रेटेड वोल्टेज गुणा क्या होगी? रेटेड विद्युत धारा। अर्थात इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज और रेटेड विद्युत धारा को अगर मैं गुणा कर दूंगा तो मेरे इस ट्रांसफार्मर की क्या मिल जाएगी? रेटिंग। अब ये जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग? आपके प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और क्या होती है आपकी? सेकेंडरी वाइंडिंग। उन दोनों वाइंडिंगों के लिए ही क्या रहती है आपकी? समान होती है। तो ये जो रेटिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग की भी रेटिंग है और ये जो रेटिंग है वो कौन सी वाइंडिंग की है? सेकेंडरी वाइंडिंग की भी रेटिंग है। याद रहेगा। तो जो रेटिंग होती है आपको वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की क्या रहती है? आपके समान होती है। तो आपको दिया गया है कि कोई ट्रांसफार्मर जैसे 200 केवी का है, 200 केवीए का है और आपको 200 केवीए दे दिया तो वो वैल्यू है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर ही क्या करेगी? समान रहेगी। फिर देखिए ये दे रखा है 11 केवी ओब्लिक 400। क्या दे रखा है? 11 केवी ओब्लिक 400। तो देखिए इधर वाला जो वोल्टेज होता है कौन से हाथ की तरफ है? आपके बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ की तरफ जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली होती है। क्या ये क्या है आपका? जो प्राथमिक कुंडली है। कौन सी कुंडली है? आपके प्राथमिक कुंडली। उस प्राथमिक कुंडली का क्या है? रेटेड वोल्टेज है। प्राथमिक कुंडली का क्या है आपका? रेटेड वोल्टेज। तो इधर का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? तो इधर जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होगी उसका क्या होगा? आपका रेटेड वोल्टेज होगा। चीजें क्लियर? इधर का जो वोल्टेज है आपका, जो दाएं हाथ की तरफ जो वोल्टेज है वो क्या है आपका?
तो वो है ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीय कुंडली है। क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीय कुंडली है, उस द्वितीय कुंडली का क्या है? रेटेड वोल्टेज है। क्या है? द्वितीय कुंडली का रेटेड वोल्टेज। तो दाईं तरफ जो वैल्यू होगी वो द्वितीय कुंडली का रेटेड वोल्टेज होगा, और बाईं तरफ जो वैल्यू होगी वो प्राथमिक कुंडली का क्या होगा? रेटेड वोल्टेज। और ये 50 हर्ट्ज होती है। ये 50 हर्ट्ज क्या है? उस ट्रांसफॉर्मर की क्या है? ट्रांसफॉर्मर की क्या है? रेटेड फ्रीक्वेंसी है। रेटेड क्या है? उसकी आवृत्ति। तो ट्रांसफार्मर की क्या है? ये रेटेड आवृत्ति है। तो समझ में आया आपका कि ये जो वैल्यू दी होती है उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो केवीए के बाद में जो वैल्यू दी होती है, क्या केवीए के बाद में जो वैल्यू दी होती है वो क्या होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। अब रेटिंग आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की क्या रहेगी? समान। ये ऑब्लिक के जो बाईं तरफ जो मान होगा वो प्राथमिक वाइंडिंग का क्या होगा? रेटेड वोल्टेज होगा। ऑब्लिक के दाईं तरफ जो मान होगा वो प्राथमिक वाइंडिंग द्वितीयक वाइंडिंग का क्या होगा? रेटेड वोल्टेज होगा। ये जो आवृत्ति है वो रेटेड क्या होती है? आपकी आवृत्ति। अब रेटेड का मतलब क्या है? हम बार बार कि मैं रेटेड रेटेड तो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो रेटेड का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रांसफार्मर 11 केवी ऑब्लिक 400 वोल्टेज है, अर्थात इस ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है ना, उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि जब उसको मैं 11,000 वोल्टेज की सप्लाई के साथ संयोजित करूंगा तो वो ट्रांसफार्मर अपनी पूर्ण दक्षता के साथ क्या करेगा? काम करेगा। तो रेटेड का मतलब होता है कि अगर उस मशीन को हमने जो वैल्यू देगी है, जिस रेटेड के लिए उसको बनाया है, अगर उस रेटेड के बराबर उसको वैद्युतिक ऊर्जा देंगे तो वो मशीन अपनी पूर्ण दक्षता के साथ क्या करेगी? काम। तो अगर इस ट्रांसफार्मर को मैं प्राइमरी वाइंडिंग को 11,000 वोल्टेज के साथ जोड़ता हूं तो मेरे को सेकेंडरी के अंदर 400 वोल्टेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज है, और जब ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज के साथ जोड़ेंगे तो हमें जो सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? रेटेड। तो अगर इसको 11 केवी ऑब्लिक 400 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ जोड़ता हूं तो इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में 400 वोल्टेज आएगा, और इस उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी रहेगी? आपका 200 केवीए रहेगी। क्या रहेगी? 200 केवीए। चीजें समझ में आई? तो आपको क्या कर सकता है, आपसे इस एग्जाम्स के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे दे। क्या कर देगा? ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे देगा। अब ट्रांसफार्मर की रेटिंग देने के बाद आपको वो क्या करेगा? रेटेड वोल्टेज या फिर रेटेड विद्युत धारा, इसमें से कोई सा भी एक मान देकर दूसरी राशि का मान वो आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। चीजें क्लियर हुई? तो देखिए इस वाले क्वेश्चन पर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं कि किस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर क्या होगा? रेटेड वोल्टेज गुणा क्या हो जाएगा? रेटेड विद्युत धारा। आपको अगर ऐसे लिखा दिख जाए कि 200 केवीए 11 केवी ऑब्लिक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या है? ये 200 केवीए वो तो क्या है? ट्रांसफार्मर का रेटिंग है। क्या है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग। अब ये रेटिंग है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के लिए ही क्या रहेगी? समान। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए भी रेटिंग 200 केवीए होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए भी रेटिंग कितनी होगी? आपका 200 केवीए होगी। 11 केवी ऑब्लिक 400 दे रखा है, तो ये जो 11 केवी बाईं तरफ है वो प्राइमरी वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज है, 400 वोल्टेज है वो द्वितीय कुंडली का रेटेड वोल्टेज है, और जो आवृत्ति दे रखी है वो रेटेड क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी। ये चीजें समझ में आई? अब केवीए के अंदर ही रेटिंग क्यों होती है? तो मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी पार्ट्स घूमता नहीं है, इस कारण घर्षण के कारण इसके अंदर हानि का मान क्या होता है? 0 होता है। अब घर्षण के कारण होने वाली हानि 0 है, तो ट्रांसफार्मर के जो अंदर जो हानि होती है वो केवल वोल्टेज और एम्पियर पर डिपेंड करती है। इस कारण ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस में प्रदर्शित करते हैं? अपन केवीए में। लिखवाऊं किसको? चलो इसको भी लिखवा देता हूं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी भाग गति नहीं करता, गति नहीं करता है। इस कारण ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि, इसी को हम बोलते हैं यांत्रिक हानि। क्या बोलते हैं इसी को? यांत्रिक हानि का मान। यांत्रिक हानि का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इस कारण
ट्रांसफॉर्मर में, इस कारण ट्रांसफॉर्मर में जो हानि होती है, ट्रांसफॉर्मर में हानि वोल्टेज तथा विद्युत धारा, वोल्टेज तथा विद्युत धारा, वोल्टेज तथा विद्युत धारा पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से एक चीज भी आप देख सकते हो भाई, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर घर्षण हानि यानी कि यांत्रिक हानि का मान क्या है, 0 है। और जो मशीनें होती है, चाहे आपकी डीसी मशीन हो, चाहे आपकी एसी मशीन हो, चाहे आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो, डीसी मोटर हो, इन सब मशीनों के अंदर क्या होता है, घर्षण हानि होती है। क्योंकि इन मशीनों के अंदर क्या होता है, रोटर या आर्मेचर क्या करता है, आपका घूमता है। जब रोटर और आर्मेचर घूमेगा तो उसके अंदर घर्षण हानि होगी। अब यहाँ पर घर्षण हानि का मान क्या है, 0 है। इस कारण जो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है वो और सभी मशीनों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्या लिखोगे, घर्षण हानि का मान, घर्षण हानि का मान, घर्षण हानि का मान 0 होने के कारण, 0 होने के कारण ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है आपके, अधिकतम होती है। अधिकतम कितना, 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा यानी कि अधिकतम होती है। तो और मशीनों की तुलना में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, आपकी अधिकतम होती है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफार्मर की रेटिंग से रिलेटेड हुआ। अब इस रेटिंग पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं कि किस प्रकार से आपको इस रेटिंग वाले फॉर्मूले पर आपसे क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन से पूछ सकता है। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर क्या होगा, रेटेड वोल्टेज गुणा क्या होगा, रेटेड विद्युत धारा। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें प्रदर्शित करेंगे अपन, केवीए में। केवीए की फुल फॉर्म याद रखना, किलो वोल्ट एम्पियर होती है। ठीक है, अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल कैसे होगा। इस फॉर्मूले को तो अपन रहने देते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 100 केवीए का, कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है और 2500/250 वोल्टेज दे रखा है। तो हमको क्या दे रखा है, 100 केवीए लिख रखा है। क्या लिख रखा है, 100 केवीए। और क्या लिखा है उन्होंने, 2500/ कितना लिखा है, 250 वोल्टेज। 2500/250 वोल्टेज लिखा हुआ है। और 50 हर्ट्ज क्या है, 50 हर्ट्ज का क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मर है। देखिए ऐसे कैसे, अभी मैंने आपको लिखा था आपके सामने कि 100 केवीए, मैंने 200 केवीए 11/400 लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 100 केवीए ऑब्लिक 2500/ क्या है, 250 वोल्ट। और 50 हर्ट्ज का क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है। क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर। हमसे क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्मर के पूर्ण भार पर प्राथमिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है वो अपन से, प्राथमिक धारा का मान। किसका मान पूछ रहा है अपन से, प्राथमिक धारा। अब प्राथमिक धारा मतलब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, किसकी, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। अब प्राथमिक कुंडली में अपन को धारा का मान निकालना है। तो देखिए हमको क्या दे रखा है, क्या हमको ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे रखी है क्या, तो देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे रखी है। क्या रेटेड वोल्टेज दे रखा है क्या, तो रेटेड वोल्टेज भी दे रखा है। अब कौन सी वाइंडिंग का निकालना है हमको, प्राथमिक वाइंडिंग का। तो मैंने आपको यहां पर लिखवाया था कि आपको 2500 वोल्ट ऑब्लिक 250 वोल्ट दे रखा है। तो जो बाईं तरफ का जो वोल्टेज होगा, बाएं हाथ की तरफ का जो वोल्टेज होता है या स्टार्टिंग का जो वोल्टेज होता है, वो क्या होता है आपका, तो ये होता है प्राथमिक वाइंडिंग का। क्या होता है आपका, ये होता है आपका प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज। क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग का क्या होता है, ये रेटेड वोल्टेज होता है। तो ये जो प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज बताइए कितना दे दिया मेरे को, 2500। कितना दिया हुआ है, 2500। ट्रांसफार्मर की रेटिंग मेरे को कितनी दी हुई है, 100 केवीए।
तो रेटिंग का मान तो मेरे को दे रखा है 100 kVA, और अब प्राइमरी वाइंडिंग का पूछ रहा है ना, वो प्राइमरी वाइंडिंग की विद्युत धारा पूछ रहा है, तो मैं जो रेटेड वोल्टेज लूंगा वो भी कौन सी वाइंडिंग का लूंगा, प्राइमरी वाइंडिंग का ही लूंगा। तो जो पहला वाला स्टार्टिंग का वोल्टेज होता है वो कौन सी वाइंडिंग का होता है, तो स्टार्टिंग का वोल्टेज प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज होता है। तो प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज कितना दे रखा है मेरे को, 2500 वोल्ट दे रखा है, गुणा, अब जब रेटेड ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग में प्राइमरी वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज का भाग लगाएंगे तो हमको जो करंट प्राप्त होगी वो प्राथमिक वाइंडिंग की कौन सी आएगी, रेटिंग करंट। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्राथमिक वाइंडिंग की रेटिंग करंट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, प्राथमिक प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट। तो समझ में आई चीजें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब देखिए प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट मेरे को निकालनी है। अब इससे 2500 जो संख्या है वो क्या हो रही है, गुणा, और गुणा वाली संख्या को बराबर के इस तरफ लाता हूं तो क्या लग जाता है, आपका भाग लग जाता है। तो प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 100 kVA, कितना हो जाएगा 100 kVA। अब 2500 बराबर के इस तरफ आएगा तो 2500 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग, 2500 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये है किलो वोल्ट और यहाँ पर किस में, वोल्ट में, तो इसको भी किस में बदल लेंगे, वोल्ट में बदल लेंगे। तो 100 तो है ही, किलो की वजह से कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000, क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा एम्पियर, बटे नीचे कितना आ जाएगा आपका, तो नीचे आ जाएगा 2500 वोल्ट। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1000 के अंदर मैं 25 का क्या लगाऊंगा, भाग लगाऊंगा, तो 25 के 100 यानी कि 40, और वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो गया तो बच गया क्या आपके पास, तो आपके पास बच गया यहाँ पर 40 एम्पियर, क्या बच गया 40 एम्पियर। तो बताइए प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट कितनी आ जाएगी आपके पास, 40 एम्पियर आ जाएगी, और 40 एम्पियर आपके कौन से ऑप्शन के अंदर, बी वाले ऑप्शन के अंदर। तो इस वाले क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। तो इस क्वेश्चंस को आपको समझ में आया क्या, देखिए आपको दे रखा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको दे दी, अब ये रेटिंग प्राइमरी वाइंडिंग के लिए भी उतना ही काम करेगी जितना सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो मैंने बताया था ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर जो रेटिंग होता है उसका मान दोनों वाइंडिंगों के लिए क्या रहता है, समान। अब मेरे को प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले को किसके लिए लगा दूंगा, प्राथमिक वाइंडिंग के लिए। भाई प्राथमिक वाइंडिंग के लिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर हो जाएगा प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज गुणा हो जाएगी प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट। अब प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज, इधर वाला जो वोल्टेज होता है वो प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज होता है, तो प्राथमिक वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज मैंने 2500 लिख लिया, गुना रेटेड करंट कौन सी हो जाएगी, प्राथमिक वाइंडिंग की ही रेटेड करंट हो जाएगी। तो प्राथमिक वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज को जब मैं प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट से गुणा करूंगा तो मेरे ट्रांसफार्मर की क्या मिल जाएगी, रेटिंग, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी देर की है, 100 kV। इसका मेरे को मान निकालना है, इससे ये संख्या गुणा हो रही है, गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी तो क्या लग जाएगा, भाग। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो किलो वोल्ट के अंदर दे रखा है, किलो वोल्ट को पहले किस में बदलना पड़ेगा, वोल्ट के अंदर बदलना पड़ेगा, और जब आप गुणा भाग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 एम्पियर। अब ऐसे कैसे, ये तो था प्राथमिक वाइंडिंग का कि आपको प्राथमिक वाइंडिंग का क्या निकालना है, रेटेड करंट निकाली, आपने किसका निकाली, प्राथमिक वाइंडिंग की रेटेड करंट। अगर वो आपसे सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटेड करंट निकालता तो क्या वो आपसे सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटेड करंट निकलवाए तो कैसे लोगे। अब मेरे को सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटेड करंट निकालनी है तो जो वोल्टेज लूंगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग का लूंगा और करंट भी लूंगा वो कौन सी वाइंडिंग का लूंगा, सेकेंडरी का। अब बताइए रेटिंग तो आपकी वही समान रहेगी, रेटिंग तो आपकी वही 100 kVA रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, अब मैं सेकेंडरी की रेटेड करंट निकाल रहा हूं तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो भी किसका आएगा, सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज ही आएगा। और सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज बताइए कितना दे रखा है, तो सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट, कितना दे रखा है 250 वोल्ट, गुना क्या हो जाएगी आपकी सेकेंडरी की, क्या हो जाएगी आपकी सेकेंडरी की हो जाएगी रेटेड करंट, गुना क्या हो जाएगी सेकेंडरी की रेटेड करंट। अब सेकेंडरी की रेटेड करंट निकालनी है, 250 इससे गुणा हो रहा है, गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी तो क्या लग जाएगा, भाग। तो सेकेंडरी की रेटेड करंट, क्या सेकेंडरी की रेटेड करंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 kVA बटे कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट हो जाएगा। अब kVA को वोल्ट एम्पियर में बदल लो तो 100 गुणा कितना हो जाएगा 1000, 100 गुणा 1000 वोल्ट इंटू एम्पियर बटे कितना हो जाएगा आपका 250 वोल्ट हो जाएगा।
V से V तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल। अब 25 का 100 में भाग लगा लो तो कितनी बार गया 40 बार, और 40 को 10 से आप गुणा करो तो कितना आ जाएगा आपका 400 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 एम्पियर। अब ये 400 एम्पियर कौन सी करंट है, तो 400 एम्पियर है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटेड करंट। तो इसी क्वेश्चन में यदि आपसे सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटेड करंट पूछता तो आप यहाँ पर जो वोल्टेज लेते वो कौन सी वाइंडिंग का लेते, सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो चीजें समझ में आई कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग से हमारी एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो एक सीधा सीधा तो क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। दूसरा आपसे इस प्रकार से आपसे क्या कर सकता है, वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। चीजें क्लियर, ठीक है आगे चलते हैं अपन। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग वाला आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। कि ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल समीकरण होती है वो क्या होती है। अब देखिए वैसे तो आपको ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण का केवल फॉर्मूला याद रखना होता है कि ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल समीकरण होती है उसका सूत्र क्या होता है। आपसे या तो पूछा जाता है सूत्र पूछा जाता है ज्यादातर, या फिर आपसे वहां से पूछता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल समीकरण है, या फिर इसी को हम बोलेंगे क्या, ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल की समीकरण। तो देखिए आपको डायरेक्ट वैसे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण ई बराबर क्या होता है 4.44 फाई एफ गुणा क्या होता है आपका एन होता है। ई बराबर क्या होता है 4.44 फाई एफ गुणा क्या होता है एन। फाई बराबर क्या है, तो फाई बराबर है प्राथमिक वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स। क्या फाई बराबर तो क्या है, तो फाई बराबर है प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। क्या है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। एफ बराबर क्या है, एफ बराबर है सप्लाई आवर्ती। एफ बराबर क्या है आपकी सप्लाई आवर्ती, और सप्लाई आवर्ती किस में लेंगे, हर्ट्ज में। फ्लक्स को किस में लेंगे अपन, वेबर में लेंगे। एन बराबर क्या है, तो एन बराबर है कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। तो कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है उसको अपन किससे लेंगे, एन से, और इसको अंदर क्या नापते हैं, इसका टर्न में मापते हैं। किस में मापते हैं इनको, टर्न में। तो ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण वैसे तो ये होती है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ई बराबर 4.44 एफ एन होता है। अब यदि इसी समीकरण को मैं प्राइमरी वाइंडिंग के लिखे लिखूं, क्या, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि प्राथमिक कुंडली के लिए जो ईएमएफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी। अब प्राथमिक कुंडली ले रहे हैं और प्राथमिक कुंडली के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसको मैं किससे लिखूंगा, ईपी से। पी का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक वाइंडिंग का वोल्टेज, बराबर क्या हो जाएगा 4.44 ऐसे के जैसे रहेगा। फाई का मान भी सेम रहेगा एन, और एफ का मान भी क्या रहेगा, सेम। लेकिन एन बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। अब मैं प्राथमिक वाइंडिंग की विद्युत वाहक बल समीकरण लिख रहा हूं, तो यहाँ पर जो फेरों की संख्या लगाऊंगा वो कौन सी वाइंडिंग की लगाऊंगा, प्राथमिक कुंडली का। तो यहाँ पर एन की जगह क्या हो जाएगा, एनपी, और ई की जगह क्या हो जाएगा, ईपी। तो ये जो समीकरण बना है ये समीकरण है आपका प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ऐसे ही अगर मैं द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल लिखूं तो कौन सी कुंडली के लिए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्या, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो देखिए द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के लिए क्या करूंगा, जो वोल्टेज है वो कौन सी वाइंडिंग का ले लूंगा, मैं सेकेंडरी वाइंडिंग का ले लूंगा। और 4.44 एफ यहां तक तो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं कुंडली के अंदर फेरों की संख्या लूंगा,
अगर द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत भागफल लिख रहा हूं तो कुंडली के अंदर फेरों की संख्या भी कौन सी वाइंडिंग की होगी, आपके द्वितीयक वाइंडिंग की ही होगी। तो यहाँ पर एनपी का मतलब समझ में आया क्या, एनपी बराबर है प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। एनएस बराबर क्या है, तो एनएस बराबर है सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या। एनएस बराबर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या। ईएस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। ईपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। तो आपको मैं यहाँ पे लिख दूं कि ईपी बराबर तो क्या है आपका प्राइमरी वाइंडिंग में, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न, प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। ऐसे ही ईएस बराबर क्या है, तो ईएस बराबर है सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, ईएस। एनपी बराबर क्या होगा, तो एनपी बराबर होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या, उसको किससे लिखेंगे, एनपी से। एनएस बराबर क्या होगा, तो एनएस बराबर होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या होगी उसको अपन किससे लिखेंगे, एनएस से। चीजें समझ में आई। तो वैसे तो आपको ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण के अंदर इतना सा याद रखना है कि ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण E बराबर 4.44 पाई एफ एन, ये ट्रांसफार्मर की क्या है, विद्युत वाहक बल समीकरण। अब इस वाले समीकरण से अपन दोनों वाइंडिंगों के लिए बना सकते हैं। अगर मेरे को प्राइमरी वाइंडिंग की विद्युत वाहक बल समीकरण लिखनी है तो यहाँ पर E की जगह क्या लिख लूंगा, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज लिख लूंगा EP, और N की जगह क्या लिखूंगा, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल समीकरण हो जाएगी। अगर मेरे को सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल समीकरण लिखना है तो जो वोल्टेज है वो कौन सा लिख दूंगा मैं, सेकेंडरी का 4.44 फाई एफ तक तो सही रहेगा, लेकिन जो अब फेरों की संख्या आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या आ जाएगी। तो ये क्या है आपके ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। अगर कोई चाहता है कि साहब ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कहाँ से निकल के आया, तो वो फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके समझा दूंगा कि ये फॉर्मूला आता है तो वो किस प्रकार से आता है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपकी एग्जाम के लिए इतना चीज सफिशिएंट है, इससे बाहर आपकी एग्जाम्स के अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। आपसे या तो सीधा सीधा उसकी विद्युत वाहक बल समीकरण का मान पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर विद्युत वाहक बल समीकरण का मान क्या होता है, तो यही होता है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को मैं आपको समझाऊं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो फॉर्मूला आया है वो किस प्रकार से आया है, तो उसको मैं आपको ड्राइव करके बता देता हूं, ठीक है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर या फिर कोई जो सह प्रेरण होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला हमने चुंबक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हमने कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा था, चुंबक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। और वो हमने क्या पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर होता है N गुणा क्या होता है डी फाई बटे क्या होता है dt। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो E बराबर होता है N गुणा क्या होता है डी फाई बटे dt होता है। ये क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का क्या है सूत्र। यहाँ पर माइनस जरूर होता है, माइनस क्या होता है हमको ये बताता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसकी दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत। तो हमको पता चला कि E बराबर क्या होता है N इंटू डी फाई बटे क्या होता है dt। तो देखिए ट्रांसफार्मर की कोर कुछ इस प्रकार से होती है, ये क्या है आपके ट्रांसफार्मर की क्या है आपके कोर है, इस पर एक वाइंडिंग लपेटी होती है जिसे अपन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इधर भी एक वाइंडिंग लपेटी हुई होती है जिसे अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर वाली वाइंडिंग पे मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, तो ये वाली वाइंडिंग क्या होगी, जिस वाइंडिंग के साथ लोड लगा हुआ होता है वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और जिस वाइंडिंग के साथ हम सप्लाई स्रोत जोड़ते हैं, क्या जिस वाइंडिंग के साथ हम सप्लाई स्रोत जोड़ते हैं, तो ये मैंने एसी सप्लाई का स्रोत इसके साथ जोड़ दिया, तो वो वाइंडिंग कहलाती है आपके प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या है आपका सप्लाई स्रोत है और इसका मान होता है क्या, Vm साइन ओमेगा टी। इस सप्लाई स्रोत का वोल्टेज का मान कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा, और उस धारा का मैं समीकरण लिख दूंगा कि वो धारा का समीकरण है Im साइन ओमेगा टी। उस धारा का समीकरण क्या है, Im साइन ओमेगा टी है, क्योंकि इस विद्युत धारा का मान क्या होगा, एक निश्चित समय के अंतराल के बाद क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है।
तो इस Vm sin ओमेगा टी वोल्टेज के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत धारा पैदा होगी उसका मान कितना होगा, Im sin ओमेगा टी होगा। अब इस Im sin ओमेगा टी के कारण इस वाइंडिंग के अंदर क्या आएगा, एक फ्लक्स आएगा। इस वाइंडिंग के अंदर क्या आएगा, एक फ्लक्स। और ये फ्लक्स जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में जैसे ही परिवर्तन होगा तो इसके अंदर जो Im sin ओमेगा टी के कारण जो फ्लक्स आएगा वो आएगा phi m sin ओमेगा टी। क्योंकि ये जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स भी क्या होगा, जिस प्रकार से विद्युत धारा का मान चेंज होगा वैसे कि वैसे ही इस फ्लक्स का मान भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है और उस परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, phi m sin ओमेगा टी है। ओमेगा क्या है, यहाँ पर कोणीय आवर्ती है। ओमेगा बराबर क्या है आपका, कोणीय आवर्ती। तो जैसे जैसे इसके अंदर धारा के मान में परिवर्तन होगा वैसे वैसे इस फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। जब ये phi m sin ओमेगा टी का फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और उस सेकेंडरी वाइंडिंग के विद्युत वाहक बल को मैं किससे लिखूंगा, E2 से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, E2 से। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जब एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगा। मान लेते हैं इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या N2 है और इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, N1 है। इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है वो N2 फेरों की संख्या पर क्यों निर्भर करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा चालक पदार्थ होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और जितना ज्यादा फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उस वाइंडिंग के अंदर उतना ही क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस वाइंडिंग के अंदर ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ये कुंडली के अंदर फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर भी आप देखिए कि ये जो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो n बराबर है कुंडली के अंदर फेरों की संख्या और phi बराबर है फ्लक्स, कि इस फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर, और इस कुंडली के अंदर जो फेरों की संख्या है उन दोनों के ऊपर है। इस E2 का मान क्या करता है, आपका निर्भर करता है। तो चीजें समझ में आई कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने इतना वोल्टेज दिया, इस वोल्टेज के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर क्या प्रवाहित हुई, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या प्रवाहित हुई, धारा। इस धारा के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या है, फ्लक्स है। ये फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स है। ये फ्लक्स जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक पदार्थों में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इस कारण सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल है उसका मान इस समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल होगा वो मैं इसको किससे लिखूंगा, E2 से। किससे लिखूंगा, E2 से। बराबर n बराबर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या में क्या लिखूंगा, N2, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, N2। फिर क्या लिख दूंगा, d बाई क्या हो जाएगा, dt। अब देखिए फाई का मान हमको कितना दे रखा है, तो फाई का मान दे रखा है हमको phi m sin ओमेगा टी। फाई का मान कितना दे रखा है हमको, फाई का मान दे रखा है phi m sin ओमेगा टी दे रखी है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका E2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 गुणा। अब ये इसका मतलब होता है phi m sin ओमेगा टी, d बाई dt का मतलब है कि इसका अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। तो देखिए d बाई dt इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी, क्या साइन ओमेगा टी, इसका अवकलन क्या होता है आपका कोस ओमेगा टी, गुणा क्या होता है आपका ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा। यानी कि जो साइन होता है ना वो साइन का अवकलन तो क्या होता है, कॉस। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। ओमेगा टी ऐसे कैसे जाएगा, तो एक बार तो हम साइन का अवकलन करेंगे तो कोस ओमेगा टी आ जाएगा, फिर ओमेगा टी का अवकलन करेंगे। किसका करेंगे, ओमेगा टी। तो टी से टी कैंसिल बच जाएगा, तो फिर जो सेकंड बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा आ जाएगा। तो इस phi m sin ओमेगा टी का जब मैं अवकलन करूंगा तो ये phi m तो क्या है, कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि का जब अवकलन करते हैं तो वो राशि कहाँ आ जाती है, आपकी बाहर आ जाती है। तो phi m तो क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, यानी कि N2 गुणा क्या हो जाएगा, phi m गुणा साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा कोस ओमेगा टी गुणा क्या हो जाएगा आपका ओमेगा। तो इस समीकरण को जब मैं सोल्व करूंगा, इस समीकरण का मैं अवकलन करूंगा तो मेरे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इस समीकरण को लिखूंगा E2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 गुणा क्या हो जाएगा phi m, ओमेगा को अपन आगे ले आते हैं, ओमेगा गुणा क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया है, ये जो phi m sin ओमेगा टी है इसका मान रखा और उस मान का हमने क्या किया है, अवकलन। अवकलन करने पर हमको ये मान प्राप्त हो जाता है।
अब जो विद्युत वाहक बल की समीकरण होती है ना, वो समीकरण होती है E बराबर क्या होता है, E मैक्सिमम गुणा क्या होता है, cos ओमेगा टी होता है। ये विद्युत वाहक बल की क्या है, आदर्श समीकरण है। विद्युत वाहक बल की क्या है, आदर्श समीकरण। अब इस समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है cos ओमेगा टी और यहाँ पर भी क्या है, cos ओमेगा टी है। ठीक है, अब देखिए cos ओमेगा टी से आगे जो भी मान होगा, इस cos ओमेगा टी से जो भी संख्या गुणा हो रही है, वो किसका मान होगा, वो विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा। वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। तो देखिए ये हो गया cos, और cos के आगे कितनी संख्या है, तो cos के आगे 3 संख्या है। ये तीनों संख्या इस cos ओमेगा टी से गुणा हो रही है, तो E मैक्सिमम के बराबर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं इससे, तो इन दोनों समीकरणों से मैं क्या लिख सकता हूं कि E मैक्सिमम बराबर हो जाएगा N2 गुणा हो जाएगा फाई m गुणा हो जाएगा ओमेगा। बताइए ये वाला मान मैंने कैसे लिखा, वो समझ में आया। मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों की क्या की है, तुलना की है। तो मैंने देखा यहाँ पर भी cos ओमेगा टी है, यहाँ पर भी cos ओमेगा टी है, दोनों में cos ओमेगा टी है। यहाँ पर जो cos ओमेगा टी से जो संख्या गुणा हो रही है उसको मैंने लिखा E मैक्सिमम, तो मैंने E मैक्सिमम को यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर cos ओमेगा टी से जो संख्या गुणा हो रही है वो कौन कौन सी है, तो N2 फाई m और ओमेगा है। तो मेरे पास E मैक्सिमम बराबर क्या बच गया, N2 गुणा फाई m गुणा क्या बच गया, ओमेगा। ये किसके बराबर आ गया, E मैक्सिमम के बराबर आ गया। चीजें समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो E मैक्सिमम के बराबर मेरे को मान प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, तो मेरे पास प्राप्त हो गया भैया E मैक्सिमम बराबर हो गया क्या, N2 गुणा क्या हो गया आपका फाई m गुणा क्या हो गया, ओमेगा। अब देखिए ओमेगा, ठीक है। अब आप देखिए E मैक्सिमम अधिकतम मान हमको दे रखा है, लेकिन हम कौन सी राशि की बात कर रहे हैं, तो हम AC पे काम कर रहे हैं। और AC के अंदर वैद्युतिक राशियों की जब गणना करते हैं, तो AC का हम कौन सा मान काम में लेते हैं, RMS मान। कौन सा मान काम में लेते हैं, RMS मान काम में लेते हैं। तो ये मैक्सिमम मान हमको दे रखा है, तो इससे हम RMS मान निकाल सकते हैं क्या, तो E RMS बराबर क्या होता है आपका, E मैक्सिमम बटे क्या होता है आपका √2। ये आपने AC थ्योरी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि RMS वैल्यू बराबर होती है मैक्सिमम वैल्यू में √2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो RMS मान प्राप्त हो जाएगा। अब E मैक्सिमम का मान हमारे पास है ही, क्या आ जाएगा, तो E मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा फाई और गुणा क्या हो जाएगा, N2। ओमेगा को मैं आगे लिया है, फिर मैंने फाई लिख दिया, फिर N2 बटे हो जाएगा √2। अब ये किसके बराबर हो गया आपका, ERMS के बराबर हो गया। लेकिन हमको पता है कि ओमेगा बराबर क्या है, तो ओमेगा बराबर हो रहा है क्या, कोणीय आवर्ती। ओमेगा बराबर क्या है, कोणीय आवर्ती। और हम जानते हैं ओमेगा बराबर कोणीय आवर्ती का मान कितना होता है, 2 पाई f होता है। कितना होता है, 2 पाई f। तो मैं यहाँ पर इस ओमेगा का क्या रख दूंगा, मान। जब मैं ओमेगा का मान रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ERMS बराबर, ओमेगा की जगह कितना रख दूंगा मैं, 2 पाई f। क्या रखूंगा, 2 पाई f गुना हो जाएगा फाई m गुना क्या हो जाएगा आपका N2 बटे हो जाएगा √2। देखिए जब 2 में मैं √2 का भाग लगाऊंगा, क्या इस 2 में जब √2 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, √2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ERMS बराबर हो जाएगा √2 गुना क्या हो जाएगा पाई गुना f गुना क्या हो जाएगा फाई m गुना क्या हो जाएगा N2। अब पाई का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं पाई बराबर कितना होता है, तो पाई बराबर होता है 3.14। पाई बराबर कितना होता है, 3.14। तो मान रख दो क्या, √2 गुणा पाई का मान मैंने कितना रखूंगा, 3.14, और हो गया क्या आपका f गुना हो जाएगा फाई m गुना हो जाएगा N2। अब जब 3.14 को जब √2 से गुणा करते हैं ना, तो आप अपने मोबाइल से गुणा करके देखना, इसका मान आएगा 4.44। कितना आएगा, 4.44। और क्या आ जाएगा, f गुना हो जाएगा फाई m गुना क्या हो जाएगा N2। बताइए ये वाली समीकरण किसकी है, तो ये समीकरण है आपके क्या, ट्रांसफॉर्मर के विद्युत वाहक बल समीकरण। वही तो बन गई 4.44 फाई f और n। अब N2 आया है क्योंकि हमने कौन सी वाइंडिंग के लिए निकाला था इसको, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ERMS किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग था। तो ES या E2 बराबर कितना हो जाएगा, 4.44 फाई f n हो गया। इस प्रकार होता है ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल का ये समीकरण निकल के आता है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर
सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरे ले लेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के फेरे ले लेंगे। तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो मैंने जो आपको पहले लिखाया था। आपकी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसी फॉर्मूले में से पूछे जाते हैं, इस वाले से आपको कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाता। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि ये फॉर्मूला जो बना था वो किस प्रकार से आया है, और इसका कोई महत्व नहीं है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण के बाद एक और टॉपिक करते हैं अपन यहाँ पर, वो है ट्रांसफार्मर के अंदर क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है आपका क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम कह सकते हैं रूपांतरण गुणांक, शायद हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रूपांतरण गुणांक भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, रूपांतरण ही होता है, देख लेना। और इंग्लिश में इसको अपन लिखेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है, कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या और ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या होती है, उनका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। क्या, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को अपन किससे लिखेंगे, NS से, तथा प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को किससे लिखेंगे अपन, NP से। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP का अनुपात, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहलाता है। आगे लिखोगे इसे, किसे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे क्या लिखोगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका अधिकतम मान, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान के बराबर कितना होता है, 1 होता है। और ये जो 1 होता है ना, ये कौन से ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, तो ये इंसुलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। कौन से के अंदर, इंसुलेशन, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उस इंसुलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर के बराबर कितना होता है, आपका 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर लिखेंगे अपन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इनका अनुपात क्या कहलाता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहलाता है। चीजें समझ में आई। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या, इनका जो अनुपात होता है वो अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी टर्न है और यहाँ पर भी टर्न है, टर्न से टर्न कट जाएंगे तो कोई मात्रक नहीं बचेगा। इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अब ये तो किसके रूप में था, टर्न के रूप में, कि टर्न के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो K बराबर NS बटे क्या होता है, आपका NP। अगर मेरे को इसको विद्युत वाहक बल के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, ES बटे क्या हो जाएगा, आपका EP हो जाएगा। K बराबर क्या हो जाएगा, ES बटे EP हो जाएगा। वैसे के वैसे बराबर क्या हो जाएगा,
तो NS बटे क्या हो जाएगा NP। लेकिन ये विद्युत धारा के अंदर क्या आ जाता है आपका उल्टा आता है। क्या आता है विद्युत धारा के अंदर उल्टा, तो K बराबर क्या हो जाएगा आपका IP बटे क्या हो जाएगा आपका IS हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो K बराबर कितना होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K बराबर क्या होता है आपका ES बटे क्या होता है आपका EP होता है। ES बटे EP बराबर NS बटे NP बराबर क्या होता है IP बटे क्या होता है आपका IS होता है। चीजें क्लियर हुई। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो का जो अनुपात है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको ये वाली परिभाषा भी याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो टर्न्स की संख्या है बटे प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या, वही क्या कहलाता है ट्रांसफार्मर रेशियो। इसका मान क्या होता है और के बराबर ES बटे EP बराबर NS बटे NP बराबर क्या होता है IP बटे IS होता है। अब यहाँ से इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, इस फॉर्मूले से भी आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वहां पर क्या करेगा, आपको प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है इनका मान दे देगा और NS और NP इनमें से किसी एक का मान दे देगा और वो अपन से तीसरी राशि का मान निकलवा सकता है। जैसे आपको सेकेंडरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल दे दिया, आपको प्राइमरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल दे दिया, फिर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या दे दी, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या वो क्या कर सकता है आपसे निकलवा सकता है। तो ये जो चार राशि है ES बटे EP और NS बटे NP, इनमें से चार में से आपको तीन राशि का मान देगा। आपको सेकेंडरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल दे देगा, प्राइमरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल दे देगा और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या दे देगा। तो फिर अपन से क्या पूछेगा, वो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या वो अपन से क्या करेगा पूछता है। तो इस प्रकार इस वाले फॉर्मूले से भी आपकी एग्जाम्स के अंदर क्या किया जाता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चीजें क्लियर हुई आपके, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। अब देखिए यहां पर आपके एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर के जो आकार और जो फ्रीक्वेंसी होता है, ट्रांसफॉर्मर के आकार और जो आवृत्ति होती है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि ट्रांसफॉर्मर का जो आकार है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो क्या ट्रांसफॉर्मर का आकार, क्या लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ट्रांसफॉर्मर का आकार, ट्रांसफॉर्मर का आकार आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ट्रांसफॉर्मर का जो आकार है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अपन क्या लिखेंगे, जो आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, एक बटे आवृत्ति। याद रखोगे कि ट्रांसफॉर्मर का जो आकार होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया। अगर किसी सप्लाई की या किसी ट्रांसफॉर्मर के अंदर आवृत्ति का मान ज्यादा होगा, जिस ट्रांसफॉर्मर की आवृत्ति का मान ज्यादा होगा उस ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा कम। अर्थात क्या होगा, जिस ट्रांसफॉर्मर के अंदर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मान ज्यादा होगा उस ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा कम, और जिस ट्रांसफॉर्मर की आवृत्ति का मान कम होगा उस ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो ट्रांसफॉर्मर का जो आकार है वो आवृत्ति के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। दूसरा याद रखना है क्या, ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग, ट्रांसफॉर्मर की जो केवीए रेटिंग होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है, क्या ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्या आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आवृत्ति के क्या होती है समानुपाती होती है। आवृत्ति के क्या होती है समानुपाती। तो अपन क्या लिखेंगे, केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग समानुपाती क्या होगा आपका आवृत्ति होगा। क्या होगा आवृत्ति। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आवृत्ति के क्या होती है आपके समानुपाती। तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर का आकार आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो भी आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करती है। चीजें समझ में आई।
आकार आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती और जो रेटिंग होती है वो आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चंस करवाता हूं कि आपके एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको मैं बिठा दूं ऐसे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। तो देखिए आप बोर्ड पर आप ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर सबसे छोटा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको कुछ वैल्यू दे रखी है, इन्होंने हमको ट्रांसफॉर्मर की क्या दे रखी है, कुछ वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू, 4 वैल्यू आपको दे रखी है, ये 4 प्रकार के आपको ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, उसमें से कौन से ट्रांसफॉर्मर का आकार सबसे छोटा होगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है आकार छोटा, आकार छोटा किसका होगा, तो आकार छोटा उसका होगा जिसकी आकार छोटा, ये रहा आकार छोटा किसका होगा, तो छोटा आकार उस ट्रांसफॉर्मर का होगा जिसकी आवर्ती का मान क्या होगा, ज्यादा। लेकिन उसकी आवर्ती का मान ज्यादा देखते समय अपन को उसकी रेटिंग का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है कि सभी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग भी क्या होनी चाहिए, समान। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर देखिए ए वाला जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग भी 100 किलोवोल्ट है, इसकी रेटिंग भी 100 है, इसकी रेटिंग भी 100 है, इसकी रेटिंग भी 100 है, यानी कि चारों ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग का मान क्या है, समान। अब रेटिंग का मान समान है तो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो देखिए पहले ट्रांसफॉर्मर कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, 50 पे, दूसरा कितने पे काम कर रहा है, 200 पे, तीसरा कितने पे, 700 पे, और चौथा कितने पे, 500 पे। तो आकार को कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, ज्यादा। तो जिस ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो बताइए कौन से ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो सी वाले ट्रांसफॉर्मर की। सी वाले ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 700 हर्ट्ज है। तो इस ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस ट्रांसफॉर्मर की आवर्ती का मान ज्यादा होगा उस ट्रांसफॉर्मर का आकार भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्या होगा, कम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, 100 केवीए और 50 हर्ट्ज का एक ट्रांसफॉर्मर है, क्या 100 केवीए और 50 हर्ट्ज का एक ट्रांसफॉर्मर है, और क्या दे रखा है, 25 हर्ट्ज पर उसकी आपको क्या निकालनी है, रेटिंग। तो जब 50 हर्ट्ज पर ये काम कर रहा है तब उसकी रेटिंग कितनी है, 100। कितनी है, 100। तो बताइए 25 हर्ट्ज पर उसकी रेटिंग कितनी होगी। क्या हमको 100 हर्ट्ज पर रेटिंग का मान दे रखा है, इस पर 100 हर्ट्ज पर। तो देखिए क्या दे रखा है हमको, जब ये ट्रांसफार्मर 100 हर्ट्ज पर काम करता है तो इसकी रेटिंग कितनी है, आपके 100 केवीए है। कितनी है, 100 केवीए। अब हमसे पूछ रहा है कि 25 हर्ट्ज पर कितना, 25 हर्ट्ज पर इसकी जो केवीए है, इसकी रेटिंग है, उस रेटिंग का मान कितना होगा। तो हमने क्या दिखा था कि जो केवीए रेटिंग होती है, क्या केवीए रेटिंग है वो आवर्ती के क्या होती है, आपके समानुपाती, यानी कि KVA समानुपाती क्या होता है, F। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इस वाले फॉर्मूले को लिखूंगा KVA1 बटे KVA2 बराबर हो जाएगा F1 बटे क्या हो जाएगा, F2। इसी से बना है हमने ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको जो जो मान दे रखा है वो लिख दो। तो देखिए हमको KVA1 का मान दे रखा है, KVA1 का मान बताइए कितना दे रखा है, इस वाले नीचे वाले को साफ कर देता हूं मैं। तो देखिए KVA1 का मान दे रखा है मेरे को 100, कितना दे रखा है, 100, तो बराबर दे रखा है 100 KVA। KVA2, तो KVA2 का मान तो हमसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर रख देंगे KVA2 बराबर F1 का मान कितना दे रखा है हमको, तो F1 का मान दे रखा है 100 हर्ट्ज। F2 मतलब जिस आवर्ती पर निकालना है, तो F2 का मान कितना दे रखा है हमको, 25 हर्ट्ज दे रखा है। कितना दे रखा है, 25 हर्ट्ज। बताइए हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल हो गया, 100 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर इस 4 का इस 100 में कितनी बार भाग जाएगा, तो इस 4 का इस 100 में भाग जाएगा 25 बार। कितना बार जाएगा, 25 बार। कितना, 25। चोरी गलत कर दिया ना अपन ने। आवर्ती का मान कितना है यहाँ पर, 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर ये जो 100 हर्ट्ज लिखा है वहां पर आवर्ती मेरे को कितनी दे रखी है, आपको क्वेश्चंस के अंदर 50 दे रखी है। कितनी, 50। तो देखिए अब सोल्व करिए इसको, ठीक है। 50 से 25 कितनी बार कट जाएगा आपका, 2 बार। कितनी बार कट जाएगा आपका, 2। चीजें समझ में आई। 50 में इस 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 2। और 2 से ये वाली संख्या वो कितनी बार कट जाएगी, तो 2 से ये संख्या कट जाएगी 50 बार। तो आगे आपके 50 KVA। अब किसका मान निकालना है, KVA2। तो KVA2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। यानी कि वो ट्रांसफॉर्मर अब कितने KVA की तरह काम करेगा, तो वो ट्रांसफॉर्मर अब 50 KVA की तरह काम करेगा।
यानी कि आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आपसे इस प्रकार केवीए रेटिंग से, इस वाले फॉर्मूले से आपसे क्या किया जा सकता है, आपसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर प्रकार से हर एक फॉर्मूले पर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। किसी भी फॉर्मूले पर किसी भी प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे, आपका वो न्यूमेरिकल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो चीजें समझ में आएगी। ट्रांसफार्मर के जो आकार होता है वो आवर्ती के समानुपाती, आवर्ती के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आवर्ती के क्या होती है, आपके समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्या किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है, अच्छी प्रकार से क्या करना है, सोल्व करना है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक्स नॉलेज ली कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। फिर हमने देखा ट्रांसफार्मर की संरचना किस प्रकार से होती है। फिर हमने ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली पढ़ी। कार्यप्रणाली के बाद में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है। फिर विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में लास्ट के अंदर हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।